हो गया। तीसरा हमारे पास बेनामी एक्ट आ रहा है। बेनामी का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने सबसे पहले कहा बेनामी का मतलब होता है कि अगर बिना नाम के कुछ भी ट्रांजेक्शन होता है उसको बेनामी कहते हैं। बेनामी ट्रांजेक्शन लोगों ने क्यों किए थे, तो लोगों ने मैनिपुलेट वगैरह करने के लिए या फिर अपनी ना दिखा के किसी और की इनकम दिखाने के लिए हमने बेनामी ट्रांजेक्शन करे थे। कब ज़्यादा हुआ था, हमने कहा लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट जब आया था आपका, ठीक है। बेनामी एक्ट के अंदर होता क्या है कि है मेरी प्रॉपर्टी लेकिन हमने किसी और के नाम पे दिखा दी, ठीक है, तो उसको बेनामी कहते हैं। अभी इतना हमने समझ लिया क्यों लोगों ने किया था, ये सब करने के लिए लोगों ने किया था, ठीक है। हमने कहा बेनामी ट्रांजेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016 मतलब बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट जो आपका 1988 का चल रहा है, एक अमेंडमेंट एक्ट 2016 का लाया गया था। जो इससे मेन चीज़ हुई है ना वो आपकी आती है कि आपका जो एक तरीके से इम्प्रिजनमेंट वगैरह होता है या फाइन वगैरह होता है वो उस पर ज़्यादा इंपैक्ट आता है। पेज नंबर 6.17 पे वो इंपैक्ट आपका दे रखा है, ठीक है। फिर बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पेज नंबर 6.4 पे दे रखे हैं, ओके। यहाँ से कोई हेल्प, यहाँ से कुछ भी नहीं है ऐसा। चलो आगे, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, 6.4 पे हमने पढ़ लिया। ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोहिबिट करना बेनामी ट्रांजेक्शन को, रिकवर करना प्रॉपर्टी जो बेनामी थी उसको, और फिर जो भी मैसेज कंसर्न है उनसे को सॉल्व करना, ये हमारा बेनामी का मेन ऑब्जेक्टिव था। चलो, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी क्या होती है, ये आपका यही रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर हमने कहा इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर, देखो ध्यान दो, इसमें हमने बोला कि इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स अथॉरिटी जो हमारी है ना वो ज़्यादा रोल प्ले करती है। बेनामी के लिए उसको ही हमने रेफर कर दिया पूरा का पूरा, ओके। एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी कि जो एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा उसकी बात होगी। ए की बात करी तो उसने कहा एडिशनल कमीशन या ज्वाइंट कमीशन, फिर से इनकम टैक्स वाले बंदे उठा लिए ए के तौर पे भी। अटैचमेंट कौन करता है, तो अटैचमेंट का मतलब होता है कि प्रोहिबिट कर दिया, ट्रांसफर नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिस्पोज नहीं कर सकते किसी भी प्रॉपर्टी को, उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। अथॉरिटी का मतलब अथॉरिटी होता है। बैंकिंग कंपनी का मतलब इन्होंने कहा, तो बैंकिंग कंपनी तो आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। फिर बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एंड इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, यानी कि आपने प्रॉपर्टी को बेच के कुछ प्रोसीड लेके आया उसको भी बेनामी प्रॉपर्टी कहेंगे, हमने कहा उसको भी कहेंगे, ठीक है। ओनर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है, बाद में भी पता चलेगा ये क्या लिखा हुआ है कि ओनर्स जो होता है बेनामी ट्रांजेक्शन को प्रूव करने का, ये उस पर होता है जो कहता है ये बेनामी ट्रांजेक्शन है। मान लो हमने कहा कि बेनामी ट्रांजेक्शन है, तो ओनर्स किसके ऊपर, मेरे ऊपर होगा, ठीक है, ठीक है। अब बेनामी ट्रांजेक्शन होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर निकल के आ रही है। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। इन्होंने कहा बेनामी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक ट्रांजेक्शन या अरेंजमेंट वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू और हेल्ड बाय वन पर्सन एंड कंसिडरेशन इज पेड बाय सम अदर पर्सन, यानी कि पैसा मैंने दिया लेकिन हेल्ड किसी और ने कर रखी है, तो वो क्या होगी, वो बेनामी ट्रांजेक्शन कहलाएगा। या फिर वेयर अ प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन एक्सेप्ट, यानी कि हमने कहा देखो प्रॉपर्टी किसी और ने हेल्ड कर रखी थी और कंसिडरेशन किसी और ने दिया है, मतलब कि आगे जो बेनिफिट होने वाला था, आगे जो बेनिफिट होने वाला है, इमीडिएट या फ्यूचर बेनिफिट जो प्रॉपर्टीज होने वाला है किसी और बंदे को होगा। अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा इसके 4 एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, मान लो कर्ता अगर हेल्ड करता है और पैसे दिए थे एचयूएफ ने, तो कर्ता में तो या मेंबर ऑफ एचयूएफ होता है, उसमें तो अब कर्ता या मेंबर ही होल्ड कर सकता है। तो उन्होंने कहा देखो पैसे किसी ने दिए लेकिन बेनिफिट किसी और को होने वाला है, कर्ता के केस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर हमने कहा कोई बंदा फिड्यूशियरी कैपेसिटी में अगर होल्ड करता है किसी और के लिए वो भी चल जाएगा। फिर हमने कहा कि अगर मान लो पैसे हमने दिए लेकिन अपनी बीवी के नाम पे खरीदा था या अपने बच्चों के नाम पे खरीदा था घर, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ध्यान दो कि अगर हमने पैसे दिए और किसी बीवी या बच्चों के नाम पे लिया है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन चौथे वाले में ध्यान देना कि अगर आप पैसे दे रहे हो आप अपने भाई बहन या फिर मम्मी पापा या फिर लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट के नाम पे होल्ड कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका जॉइंट ओनर होना बहुत जरूरी है। केस लॉस में दिख जाता है आपको कि बेनामी ट्रांजेक्शन है कि नहीं, आइडेंटिफाई करो। हमने एक घर खरीदा था, पैसे पूरे के पूरे मेरे थे, पैसे पूरा अकाउंटेड सोर्स था, लेकिन हमने अपनी माँ के नाम पे खरीद लिया, बाप के नाम पे खरीद लिया, पिताजी के नाम पे खरीदा और हम जॉइंट ओनर नहीं उनके नाम पे ही खरीद लिया, तो वो बेनामी ट्रांजेक्शन आपका कहलाएगा। सिर्फ अपनी बीवी के लिए, स्पाउस के लिए या फिर अपने चाइल्ड के लिए ही ले सकते हो, सोली उसके नाम पे ले सकते हो। बाकी के केस में आपको ब्रदर सिस्टर अलाउ कर रखा है, वो भी जॉइंट ओनर में अलाउ कर रखा है, ओके। फिर हमने कहा बेनामी ट्रांजेक्शन आपने फिक्शियस नेम में दिखा रखा है तो वो बेनामी ट्रांजेक्शन है, गलत नाम पे दिखा रखा है, ठीक है। फिर हमने कहा कि ओनर बना दिया किसी बंदे को लेकिन वो बंदा डिनाई कर रहा है या उसको पता ही नहीं कि वो ओनर है। मान लो हमने अपने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी ली और बच्चा मना कर देता है कि उसको नहीं पता है, तो भी बेनामी ट्रांजेक्शन है, हाँ तो भी बेनामी ट्रांजेक्शन कहलाएगा, ठीक है। फिर उसने कहा वेयर द प्रॉपर्टी पर्सन जिसने कंसिडरेशन दी है वो ट्रेसेबल नहीं है, फिर वो फिक्शियस है, समझ में नहीं आ रहा पैसा कहाँ से आया है, तो भी वो बेनामी ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो 4 तरीके के बेनामी ट्रांजेक्शन होता है, इसको खुद भी एक बार रीड करो कि भैया बेनामी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई ट्रांजेक्शन अरेंजमेंट जहां पर प्रॉपर्टी हेल्ड किसी ने कर रखी है, पैसे किसी ने दिए थे, प्रॉपर्टी किसी के लिए बेनिफिट के लिए हेल्ड कर रखी है, पैसे कहीं और से आ रहे थे। हालांकि एचयूएफ और कर्ता वाली चीज को छोड़ देना, कर्ता और मेंबर ऑफ एचयूएफ वाली चीज को छोड़ देना, फिड्यूशियरी कैपेसिटी वाली चीज को छोड़ देना, स्पाउस और चाइल्ड वाली चीज को छोड़ देना, और ब्रदर सिस्टर लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट जहां पर आप ज्वाइंट ओनर हो वो वाली चीज को आप छोड़ दीजिएगा। फिर हमने कहा अगर फिक्शियस नेम पे तो बेनामी ट्रांजेक्शन कहलाएगा। अगर जो बंदा ओनर है वो अनअवेयर है फिर डिनाई कर देता है ओनरशिप, तो भी बेनामी ट्रांजेक्शन कहलाएगा। और जिस बंदे ने पैसे दिए हैं वो ट्रेसेबल नहीं
है तो भी आपका बेनामी ट्रांजेक्शन ही कहलाता है। चलो इसके बाद यहाँ पर कितने केसेस हैं, यहाँ पर ये वाले केसेस निकल के आ रहे हैं। इससे पहले एक सिंपल सी चीज़ पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा देखो क्या हुआ, हमने ना घर अपना ट्रांसफर कर दिया, हमने अपना घर बेच दिया, पैसे आ गए थे, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आ गई थी और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रजिस्टर भी हो गया, लेकिन अभी भी अपने घर में हम ही रह रहे हैं, तो क्या ये बेनामी ट्रांजेक्शन कहलाएगा? तो इन्होंने कहा कि देखो यार, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982 को ध्यान में रखते हुए हमने बोला कि बेनामी ट्रांजेक्शन इस चीज को इंक्लूड नहीं करेगा। मतलब एनी ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स अलाउइंग ऑफ पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू बी टेकन इन पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन टू द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड कंसिडरेशन बट द पर्सन हु हैज ग्रांटेड पोजेशन कंटिन्यूज टू होल्ड ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड स्टैम्प ड्यूटी हैज बीन पेड, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रजिस्टर्ड। तो इन्होंने कहा कि पोजेशन जो है उसके पास है लेकिन ओनरशिप अभी भी मेरे पास है, तो चल जाएगा ऐसे करके चल जाएगा। ये एक ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का एक सिंपल सा केस दे रखा है यहाँ पर। चलो इसके बाद हमारे पास निकल गया था बहुत सारे एग्जांपल्स है बेनामी एक्ट के। इसने का एक बंदा एनआरई था, उसने अपने भाई के साथ ज्वाइंट नाम पे होल्ड कर रखा है और पैसे उसने खुद दिए थे। कर सकते हो बेनामी है नहीं है। ए बी 4 के अंदर फंस जाता है, ए बी 4 के मतलब ए का बी पार्ट और चौथे वाले के अंदर फंस जाता है ये, ठीक है। चलो फिर हमने कहा सेकंड एक मिस्टर एक नॉन रेजिडेंट था, उसने क्या किया 50 लाख रुपए दिए, जिसमें 45 लाख रुपए उसने दिए थे, बाकी उसने कैश से दिया था। या देखो 50 लाख रुपए उसी ने पे करे है ना, 5 लाख रुपए कैश से पे करे, ये तो आपका इनकम टैक्स में दिक्कत आएगी। बेनामी ट्रांजेक्शन में क्या दिक्कत है? बेनामी ट्रांजेक्शन तो पूरा का पूरा उसने दिया है ना, ठीक है, उसने दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है ये। फिर हमने कहा एक बंदे ने दिया था, फ्लैट परचेज किया था और अपने भाई के नाम पे ज्वाइंट नेम ले रखा है, लेकिन उसने पेमेंट कहाँ से करी थी ये नहीं पता, तो हमने कहा बेनामी ट्रांजेक्शन है। अगर आपको पेमेंट नहीं पता है तो मतलब ये हमने कहा था कि पेमेंट का सोर्स नहीं पता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन है। फिर हमने कहा कि एक रजिस्टर्ड है, उसने क्या किया पर्सन रजिस्टर कर दिया अपने अननोन बंदे के नाम पे, यानी फिक्शियस पर्सन के नाम पे रजिस्टर कर रहा है, तो बेनामी ट्रांजैक्शन है। फिर हमने कहा कि एक बंदा एनआरई परचेज किया था फ्लैट अपनी वाइफ के नाम पे, कोई दिक्कत नहीं है, बेनामी नहीं है। फिर हमने कहा कि 50 लाख में से 40 लाख रुपए पे किए थे, अच्छा, और 5 लाख रुपए किसी अननोन सोर्स से पे कर दिए, कैश से नहीं अननोन सोर्स से पे कर दिए, तो 5 लाख रुपए के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन बन जाएगा। फिर हमने कहा एक बंदा है, उसने फ्लैट परचेज किया था 50 लाख का अपने बच्चे के नाम पे, लेकिन बच्चा कह रहा है कि ओनरशिप उसको नहीं पता, यहाँ पर केस फंस जाएगा, सी के अंदर आ जाएगा, बेनामी ट्रांजैक्शन है ये। फिर हमने कहा आपने सोल्ड किया था एक फ्लैट और रजिस्टर किया था इन द नेम ऑफ सम अननोन पर्सन, हाउएवर सेल प्रोसीड्स हमने सही से ले रखी, उससे दिक्कत नहीं है ना, अननोन पर्सन को आपने बेच दिया तो भी बेनामी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। फिर हमने कहा कि एक बंदा है परचेज किया था फ्लैट 50 लाख का और पेमेंट जो था वो अननोन सोर्स से आया है, पेमेंट अननोन सोर्स से आया या फिर बेचा कि नहीं अननोन सोर्स को है, देखो बेचने वाला भी यहाँ पर कवर कर लिया, उसके बेनामी ट्रांजैक्शन उन्होंने बोला। फिर कुछ केसेस निकल के आए, इसमें बोला है पहले वाले केस में उसने बोला कि बर्डन जो होता है प्रूफ करने का कि भैया बेनामी है कि नहीं है, वो किसके ऊपर है, ओनर दूसरी वाली पार्टी पे लाई करता है। प्रूफ अगर आपने कर दिया कि परचेज मनी किसी और सोर्स से आया था, पर्सन जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो प्राइमा फेसी हम किसको मान लेते हैं कि अगर एविडेंस नहीं है तो इसको बेनामी मान लेते हैं। ट्रू कैरेक्टर जो है वो इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, और इसने कहा कि इंटेंशन क्या थी बंदों की जिन्होंने किया है, बेसिस क्या था, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस का रिलेशनशिप क्या था, या मोटिव्स वगैरह क्या था, वो सारा का सारा आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये 4 केस लॉज है। तीसरे वाले में फिर से इंटेंशन ऑफ द पार्टीज के लिए बोला है कि इंटेंशन ऑफ द पार्टीज अगर थी तो ट्रांजेक्शन को बेनामी नहीं कह सकते, अगर इंटेंशन ऑफ द पार्टीज को ध्यान में रखोगे आप, ठीक है। ओके 4-5 केसेस में इन्होंने यही बोला, या फिड्यूशियरी कैपेसिटी वाली चीज़ यहाँ पर निकल के आती है। ओके, बेनामीदार का मतलब क्या होता है, जिस बंदे की आप बात कर रहे थे, जिस फिक्शियस पर्सन की आप बात कर रहे थे उसको बेनामीदार बोलते हैं। बेंच का मतलब क्या होता है, जो ए की बेंच होती है उसको बेंच बोला। बेनिफिशियल ओनर यानी कि जो बेनिफिट लेता है उसको बेनिफिशियल ओनर बोल देते हैं। ओके, बोर्ड का मतलब जो सीबीडीटी वाला बोर्ड है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। डायरेक्टर का मतलब जो कंपनी के अंदर होता है उसी की बात कर ली। फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पर अच्छा सा है कैलकुलेट करने के लिए। देखो क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए आता है, अगर कहीं पर केस स्टडी में दिख जाए तो एक बार कैलकुलेशन देख लेना। बाकी कैलकुलेशन कैसे होती है तो उन्होंने कहा फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कहते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू उन्होंने कहा प्राइस, इसको डायरेक्टली यहां से देखो पहले, इन्होंने कहा हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एफएमबी एज पर डीसीएफ मेथड, यानी कि आप जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड लगाते हो उसके हिसाब से एफएमबी, या फिर एफएमबी एज पर द फॉलोइंग मेथड के हिसाब से एफएमबी क्या होती है, ए प्लस बी माइनस एल इंटू पीवी डिवाइड बाई पी। ये क्या कर दिया, ए का मतलब होता है बुक वैल्यू ऑफ द एसेट लेस इनकम टैक्स पेड जो किया है या रिफंड आया है उसको माइनस कर दो, कोई और एसेट दिखा रखा अनअमोर्टाइज अमाउंट का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको माइनस कर दो। हमने एसेट ले लिए सारे के सारे एसेट्स ले लिए। फिर हमने कहा इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें हम प्राइस दैट बुलियन वुड ऑर्डिनरली फेच ऑन सेल इन द ओपन मार्केट, या फिर बुलियन ज्वेलरी वगैरह अगर उससे कोई पैसा निकल के आएगा मार्केट से उसको भी ऐड कर दो। सारे के सारे एसेट्स ले लिए बुलियन वगैरह को छोड़ के, बुलियन का ओपन मार्केट वैल्यू ले लिया। अच्छा, बाकी एसेट्स की बुक वैल्यू ली, इसकी क्या ली, ओपन मार्केट वैल्यू ली। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम किसकी प्राइस निकाल रहे हैं, हम अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की प्राइस निकाल रहे हैं। अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की प्राइस ऐसे करके निकाली जाती है, ठीक है। और तीसरा इन्होंने कहा कि जो लायबिलिटीज थी, लायबिलिटीज को माइनस कर देना,
अच्छा, और लेस कर देना इसमें से बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज लेना, इसमें से क्या करना, पेड अप शेयर कैपिटल माइनस कर देना, अमाउंट जो सेट अपार्ट कर रखा था डिविडेंड के लिए उसको माइनस कर देना, रिजर्व कैपिटल सरप्लस को माइनस कर देना, प्रोविजन फॉर टैक्स को माइनस कर देना, और टैक्स पेड वगैरह का इसमें एडजस्टमेंट मारने के बाद प्रोविजन को माइनस करना, कंटीजेंट लायबिलिटी को माइनस कर देना, जो लायबिलिटी नेट निकल के आ रही है इस लायबिलिटी को माइनस करना। यानी कि कुल मिला के हम कह रहे हैं कि लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी को कंसीडर करना, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह को कंसीडर नहीं करना। ए प्लस बी माइनस एल कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, एक तरीके से नेटवर्थ निकल के आएगी। मेरे पास नेटवर्थ को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने कहा जितना आपके पास होगा, पीवी का मतलब होता है पेड अप वैल्यू ऑफ सच इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना आपने पैसा दिया था, और डिवाइड पीई से कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड कर रहे हो। ये क्या होता है, हमने कहा अनकोटेड इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है, ऐसे करके निकल के आती है। ओके ओके, तो इन्होंने कहा फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की कैसे निकालते हैं, प्राइस जो वो फेच करेगा सेल अगर ओपन मार्केट में करते हो उससे, या फिर अगर प्राइस असर्टेनेबल नहीं है सच प्राइस एज में भी डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद द मैनर, जो भी मतलब आपका रूल है उसके हिसाब से। तो उसने कहा रूल में हमने स्पेसिफाई किया कि अनकोटेड इक्विटी शेयर्स का प्राइस कैसे निकालेंगे, ये अनकोटेड इक्विटी शेयर्स का प्राइस इसमें निकाल के दिया, और किसी का भी प्राइस यहाँ पर कोट नहीं किया। अच्छा, फर्म का मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाई कोर्ट का मतलब कोई दिक्कत नहीं। इनिशिएटिंग ऑफिसर का मतलब होता है जो बंदा शुरुआत करेगा, जो बंदा सबको शुरुआत करता है जाके ना इसमें बेनामी ट्रांजेक्शन को, उसको इनिशिएटिंग ऑफिसर कहते हैं। तो इससे इनिशिएटिंग ऑफिसर का मतलब होता है असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर होता है। मेंबर जो भी आपकी ए या फिर 80 बनाओगे उसमें जो भी बंदा चेयरपर्सन या मेंबर होता है उसको मेंबर बोलते हैं। नोटिफिकेशन कोई दिक्कत नहीं। पार्टनर का मतलब होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाला पार्टनर ले लिया, पार्टनरशिप बता दिया। पर्सन की एक डेफिनेशन बता दी, वैसी ही है। प्रिस्क्राइब की डेफिनेशन। फिर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो उसने कहा प्रॉपर्टी का मतलब होता है, प्रॉपर्टी काफी वाइड टर्म है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है असेट्स किसी भी काइंड के, राइट किसी भी काइंड की, प्रॉपर्टी इन द कन्वर्टेड फॉर्म किसी भी काइंड के, अगर ओरिजिनल को कन्वर्ट किया था तो उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका पता ही है आपको, स्पेशल कोड कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसफर कोई दिक्कत नहीं, ट्रस्टी कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया खत्म। अच्छा, यहाँ से हमारे पास शुरू हो रहा है, यहाँ से हमारे पास मेन शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपने कहा था कि नया वाला अमेंडमेंट एक्ट 2018 करके कुछ 2018 के बाद 2000 कुछ लेके आए थे ना, 2018 करके कुछ अमेंडमेंट एक्ट लाए थे। क्या था उसमें, तो हमने कहा देखो 3 सबसेक्शन नंबर 2 आप पढ़ोगे तो पनिशमेंट फॉर बिनामी ट्रांजेक्शन था। क्या था कि हुसोएवर कोई भी बंदा अगर बिनामी ट्रांजेक्शन में एंटर करता है तो पनिशमेंट कितने का होगा, विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन विद बोथ। अच्छा, इसके बाद आ जाओ यहाँ पर मेन पनिशमेंट है। पनिशमेंट क्या है, तो हमने कहा देखो अगर किसी भी बंदे ने 1/11/2016 से पहले कोई भी बिनामी ट्रांजेक्शन करा था तो पनिशमेंट कितने का था, विद पनिशमेंट उसका था 3 साल तक का, या फिर फाइन या फिर दोनों लगा देंगे। उसके बाद हमने कहा कि अगर किसी बंदे ने बिनामी ट्रांजेक्शन करा था 1/11/2016 के बाद, तो आफ्टर 1/11/2016 के बाद क्या होगा, पनिशेबल होगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल बी मिनिमम 1 साल का इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम 7 साल का है। फाइन 25% विच में एक्सटेंड टू 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले 3 साल की बात थी, फिर कितनी बात कर दी हमने, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 7 साल की बात कर दी यहाँ पर आपने। ओके, फिर आपके पास आता है प्रोहिबिशन ऑफ द राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी। नो सूट लीगल लीगोस इज परमिसिबल फॉर द बेनामी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कहा था कि बेनामीदार के नाम पे प्रॉपर्टी है तो हम क्या करेंगे, बेनामीदार के खिलाफ एक केस फाइल कर देंगे और हम प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो उसने कहा नहीं, कोई भी सूट या क्लेम या फिर कुछ भी आप नहीं कर सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी के लिए जिसको बेनामी कहा गया था, अगेंस्ट द पर्सन जिसके नाम पे आप प्रॉपर्टी आपने होल्ड कर रखी है, यानी कि बेनामीदार के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है नो डिफेंस टेनेबल अंडर लॉ। नो डिफेंस टेनेबल अंडर लॉ का मतलब होता है कि कोई भी डिफेंस टेनेबल नहीं है किसके नाम पर, अगेंस्ट द पर्सन जिसके नाम पर प्रॉपर्टी हेल्ड करी गई है, किसी भी बंदे के नाम पर आपका कोई भी डिफेंस टेनेबल नहीं होने वाला लॉ के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास आता है प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी लायबल टू कन्फिस्केशन। अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेनामी बोल दी गई तो उसको कन्फिस्केट कर लेकर सरकार कन्फिस्केट कर लेगी, और कन्फिस्केट करने के बाद क्या होगा, बेनिफिशियल ओनर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। बेनामीदार प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बेनिफिशियल ओनर को ट्रांसफर अगर कर भी दिया तो नल एंड वॉइड कहेंगे उसको। फिर हमने कहा कि अनडिस्क्लोज इनकम का जो आपको होता है, स्कीम ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम निकाली थी सरकार ने, उसके अंदर अगर आप करते हो तो कर सकते हो। तो 1 और 2 उसको एक तरीके से ये वाला आपको इन दोनों को ओवरराइड कर जाएगा। ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, हमने कहा ए का मतलब होता है कि जो स्मगलिंग ऑफ, ये एक तरीके से कोफेपोसा नहीं, स्मगलर्स एंड फॉरेनर वगैरह एक्ट के अंदर बनाया था जो अथॉरिटी, उसी को हम ए यहाँ पर बना देंगे। चलो ठीक है। फिर इसने कहा अथॉरिटीज एंड जुरिडिक्शन। पहले बात करते हैं क्या क्या अथॉरिटी होती है। हमने कहा देखो इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है, एक अप्रूविंग अथॉरिटी होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक ए होता है, एक एटी होता है। इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या होता है, इनिशिएटिंग ऑफिसर आपका जो अभी पीछे पड़ा था बंदा, वो इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है। वो क्या करेगा, वो नोटिस इशू करेगा और प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा। ठीक है। अप्रूविंग अथॉरिटी क्या करेगी, अप्रूविंग अथॉरिटी नोटिस करती है कि एविडेंस दो। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटर बंदा वो होता है जो पजेस करेगा कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी को। अच्छा ठीक है। ए क्या होता है, हमने कहा ये जो कन्फिस्केशन का और वेस्टिंग का जो प्रॉपर्टी होता है, कन्फिस्केशन का जो एक तरीके से नोटिस वगैरह होता है ना, वो ए करता है। कन्फिस्केशन का ऑर्डर यहाँ से आता है। और एटी क्या होता है, अपील्स वगैरह सुनने के लिए एटी बैठा हुआ है। इसके बाद हाईकोर्ट भी आपका अपील्स वगैरह सुनने के लिए बैठा होता है। ओके। पावर क्या होती है अथॉरिटीज की, तुमने पावर ऑफ अथॉरिटीज एज आर वेस्टेड इन सिविल कोड, जैसे सिविल कोड की पावर होती है वैसे अथॉरिटीज की पावर होगी। पर्सन जिसको सबमिट किया गया उसको बाउंड है कि वो इंटरेस्ट अटेंड करेगा, मतलब अटेंड करेगा
में उसको जाके एक हियरिंग अटेंड करेगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग जैसी होती है वैसी आपकी हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। आप पुलिस का असिस्टेंट ले सकते हो। रिपोर्टिंग एंटिटी और इंटरमीडिएट जैसे पीएमएलए में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। सर्टन ऑफिसर्स टू असिस्ट इन इंक्वायरी, कौन कौन असिस्ट करेगा इंक्वायरी में? हमने कहा इनकम टैक्स का ऑफिसर, कस्टम का ऑफिसर, एनडीपीएस का, एससीआरए का, आरबीआई का, पीएमएलए का, जितने भी ऑफिसर है सारे के सारे आपको असिस्ट करेंगे इंक्वायरी के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन किससे मंगानी है, हमने कहा सरकार के किसी हमें ऑफिसर से मंगवानी है इन्फॉर्मेशन, तो सबसे सेक्शन नंबर 21 सब सेक्शन नंबर 1 स्पेसिफिकली डाला कि भैया आपको किसी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन मंगानी है सरकार के किसी डिपार्टमेंट से, तो हमने इनिशिएटिंग ऑफिसर को, अप्रूविंग अथॉरिटी को, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को पावर दी कि आप मंगवा सकते हो और वो बंदा आपको इन्फॉर्मेशन देगा टाइम लिमिट के अंदर। इसके बाद हमने कहा देखो एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स का 285 BA जो बात करता है आपके ये वाले ट्रांजेक्शन की, एसएफटी ट्रांजेक्शन की बात करता है। तो एसएफटी ट्रांजेक्शन की जो रिपोर्टिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने आप ही आपको 15 दिन के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच स्टेटमेंट इशू, यानी कि 26 से जब भी इशू होता है उसके 15 दिन के अंदर जब आपका 26 है ना, जो आपका 26 है वो इनके पास भी चला जाता है, इनके पास भी चला जाता है, ठीक है। फिर हमने कहा पावर टू इंपाउंड बुक्स, बुक्स को इंपाउंड करने की पावर किसके पास है? तो हमने कहा अगर आपको इंपाउंड करनी है बुक्स तो बुक्स या अदर डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको इंपाउंड करना है तो आप कर सकते हो, 3 महीने के लिए इंपाउंड कर सकते हो, ठीक है। फिर इसको एक्सटेंड करना एक्सटेंड करा सकते हो, लेकिन फिर इसने बोला कि अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर आपका करने जा रहा है, जो अथॉरिटी जो इंपाउंड करने जा रही है, रिटेन करने जा रही है, अगर वो इनिशिएटिंग ऑफिसर है तो पहले अप्रूवल किसके लेगा? अप्रूविंग अथॉरिटी की अप्रूवल लेगा 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल एंड सीक फर्दर अप्रूवल अगर उसको रिटेन दोबारा करना है तो। पीरियड ऑफ रिटेंशन क्या होता है? हमने कहा देखो जैसे ही केस खत्म हो जाएगा उसके बाद मैक्सिमम 30 दिन तक अपने पास किताबें रखना है। यहाँ पर बोला कि 3 महीने तक आप किताबें ले सकते हो। फिर हमने कहा जैसे केस खत्म हो गया उसके बाद मैक्सिमम 30 दिन तक किताबें रखना, वापस कर देना, ठीक है। कॉपी वगैरह उसको मांगनी है तो दे सकते हो, रिटर्न वगैरह कर दोगे, केस खत्म हुआ जो भी है उसको वापस करके चले आइए, रिटर्न कर दीजिएगा, ओके। फिर पावर ऑफ अथॉरिटी टू कंडक्ट इंक्वायरी, हमने कहा इनिशिएटिंग ऑफिसर जो होता है उसके पास पावर होती है कि वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर लेगा। चलिए इसके बाद हम आगे शुरू कर रहे हैं।